Guys, and welcome back to Excel Academy. So this is our lecture third as part of basic principles from Wilson and Walker summary series. So guys, जो भी हम टेक्निक्स यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं, तो बेसिक प्रिंसिपल में तो हम लोग बस नॉर्मल जो आपका मोलैरिटी हो गया, एसआई यूनिट हो गया, या किस तरह से पीएच बेस्ड या बफर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे. एंड आगे इसको देखते रहिए, सो दैट जो भी टेक्निक्स आने वाले हैं उसका प्रिंसिपल, मैकेनिज्म हम सब कुछ इन डिटेल पढ़ेंगे अलॉन्ग विद द न्यूमेरिकल्स विच आर इन्वॉल्व इन दैट. ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा electrolytes. So weak electrolytes. So and the biochemical importance of the weak electrolytes. So many molecules of biochemical importance are weak electrolytes in that they are acid or bases and they're partially ionized. ठीक है, इसलिए हम उसको weak बोलते हैं. For example, amino acids. तो गाइस, जिन्होंने लेनिंजर सीरीज देखा है उनको भी पता है कि हमारा एमिनो एसिड्स कैसे प्रेजेंट रहता है. तो आपका एक तो ग्रुप हो गया H हो गया, ठीक है, एक हो गया आपका यहाँ पे COO माइनस और दूसरा हो गया आपका NH3 प्लस और यहाँ पे R ग्रुप हो गया है, राइट. तो अभी कैसे रहता है, हमेशा ये आपका आयोनाइज फॉर्म में नहीं रहता है. इट डिपेंड्स व्हाट काइंड ऑफ पॉलीपेप्टाइड और द पेप्टाइड इट हैज फॉर्म. और यहाँ पे आपका R भी वेरी करेगा. दिस विल आल्सो टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज एंड द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमिनो एसिड्स, राइट. ना अभी हम उसको एमिनो एसिड अगर आपका H ऐसे है तो ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. अगर ये नहीं है, यहाँ पे NH2 है, तो ये अगेन आपका नेट चार्ज इसमें 0 हो जाएगा. ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम अभी डिस्कस करेंगे. एंड इट इज गोइंग एंड आल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी बफर्स. बफर्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इतना हम उसमें स्ट्रेस देते हैं कि क्यों आना चाहिए हमें, बिकॉज सी गाइज, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर रिसर्च. और रिसर्च करने के लिए आपको कहीं ना कहीं तो केमिस्ट्री यूज करनी ही है. तभी तो आपको पता चलेगा कौन सी चीज कहाँ पे कैसे प्रिपेयर करेंगे तो आपको पर्टिकुलर रिएक्शन मिलेगा. ठीक है, तो इसलिए बफर बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज हम लोग बायोमोलिक्यूल्स, एज ए बायोलॉजिस्ट हमें बायोमोलिक्यूल्स पे काम करना है और हमारे बायोमोलिक्यूल्स आपके स्टेबल रहने चाहिए. तो इसलिए हमारा बफर सिस्टम जो है हमें अच्छे से मालूम होना चाहिए. ओके, सो एग्जांपल्स इंक्लूड एमिनो एसिड्स, peptides, proteins, nucleosides, tides, and nucleic acids. It also includes the reagents which are used in the preparation of buffers such as ethanoic acid or the phosphoric acid. Now, the biochemical function of many of these molecules is dependent upon the precise state of ionization at that particular pH. ठीक है, तो इसलिए मैं कह रही थी कि it really is important that you should study about the pH and the different types of buffers and how to prepare them. The catalytic sites of enzymes, for example, contain functional carboxylic and amino groups from the side chains of the constituent amino acids in the protein chain, which need to be specific ionized state to enable the catalytic function of the enzyme to be realized. See, ये बहुत जरूरी है because see, आपके जो catalytic site है या binding site में उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया या जो भी नॉन कोवेलेंट होगी वीक इंटरेक्शंस होते हैं, उसी से आपका दूसरे सबस्ट्रेट या लिगेंड के साथ इंटरेक्शन होता है. ठीक है, तो ये जो होगा बेसिकली आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग या हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन हो सकता है. एंड इन सब के लिए आपको इन सब साइड चेन्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट एमिनो एसिड्स हैं उन सब का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, now ionization of weak acids and bases. So let's study a little bit basics of these. So one of the most important weak electrolyte is water. और वाटर आपका किस तरह से आयोनाइज होगा, H2 आपको H प्लस एंड OH माइनस देगा. एंड कभी भी H प्लस आपका हमेशा इस फॉर्म में नहीं रहता है. यू कैन नेवर फाइंड H प्लस इन दिस फॉर्म. अगेन इट विल इंटरैक्ट विद द वाटर एंड बिकम द हाइड्रोनियम आयन. ठीक है, तो कभी भी आपको H प्लस एज सच फ्री स्पीशीज नहीं मिलेगा because it will always react with another water molecule to form a hydronium ion. Even though free hydrogen ions do not exist, it is conventional to refer to them rather than hydronium ions. So अभी हम क्या करेंगे, हम उसको हाइड्रोनियम आयन नहीं लेंगे, हम पूरे कैलकुलेशन में उसको H प्लस ही लेंगे. तो गाइज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि कभी भी आपका H प्लस सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करता है, वो हमेशा आपका हाइड्रोनियम आयन में ही रहेगा. ये बात आप गांठ बांध दो क्योंकि इंटरव्यू में कई बार पूछ चुके हैं हम लोग. Okay, so the equilibrium constant for the ionization of water has a value of 1.8 into 10 raised to power 16 at 24 degrees Celsius. कैसे? Because this is equivalent to H plus का concentration, OH minus का concentration divided by the concentration of the water, and this is going to give you as 1.8 into 10 raised to 16. ठीक है, थोड़े से वैल्यूज हैं जो कुछ हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे. अब इसी हिसाब से the molarity of pure water is 55.6. ये भी आपको कैलकुलेट करना होगा. मैंने एक बार मेंशन भी किया है इन द इंटरव्यू सीरीज. दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड एट आईसीआर पुणे टू वन गर्ल एंड क्वेश्चन ये पूछा था व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ वाटर एंड शी सेड दैट वाटर डजंट हैव मोलैरिटी. Dear, it has got a molarity and the molarity of pure water is 55.6. ठीक है, and this can be incorporated into the
Kw. So आपको क्या मिलेगा 1.8 into 10 to minus 16 multiplied by the molarity constant will give you the 1.0 into 10 to minus 14 Kw, and which is also known as autoprotolysis constant of water. ठीक है, इसकी वैल्यू जो है 10 to minus 14 at 24 डिग्री सेल्सियस मिल जाती है. ठीक है, थोड़ा सा वेरी करेगा जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे. फॉर एग्जाम्पल एट 0 डिग्री it has a value of 1.14 into 10 to minus 15, जबकि 100 डिग्री सेल्सियस में इसकी वैल्यू हो जाती है 5.45 into 10 to minus 13. ये याद कर लिए तो अच्छा है, बट या इट्स ओके. जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, आज तक तो इंटरव्यू में पूछा नहीं है, बट देयर इज नथिंग, नो हार्म इन रिमेम्बरिंग दी certain values. Okay, so the stoichiometry in equation 1.2 shows that hydrogen, ये equation में हाइड्रोजन आयन्स एंड हाइड्रोक्सिल आयन्स आर प्रोड्यूस इन 1:1 रेशियो. ऑफ कोर्स, तो इसलिए इसका हाफ जो रहेगा दैट इज 10 to minus 7, इसका कॉन्सेंट्रेशन H प्लस का भी हो गया है और OH माइनस का भी हो गया है. ठीक है, एंड इसलिए जब हम pH निकालते हैं तो न्यूट्रल pH जो आता है वो आपका 7 आता है. ठीक है, since the Sorensen definition of pH is that it is equal to the negative log of the hydrogen ion concentration, it follows that the pH of pure water is 7, and this is the definition of neutrality. क्यों? क्योंकि equal concentration of H plus and OH minus है हमारे पास. Now let's talk about the ionization of carboxylic acid and amines. So many biochemically important compounds contain carboxyl group, primary or secondary, tertiary amine group. ठीक है, which can donate or accept hydrogen ion on ionization. So the tendency of a weak acid, generally represented as Ha, to ionize is expressed by the equilibrium reaction. तो कैसे होगा? Ha आपको क्या देगा? H plus and A minus. अभी मुझे इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगी? Ka is equal to H plus का कॉन्सेंट्रेशन, A माइनस का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई वीक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, सेम वे अभी वीक अमीनो ग्रुप की बात कर लेते हैं. तो अमीनो ग्रुप में भी क्या होगा आपका? अगेन इट इज गोइंग टू गिव यू RNH3 plus OH minus. देन इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे मिलेगा हमें? द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस into concentration of OH minus as well as the concentration of the weak base and the water. ठीक है, now in this case the non-ionized form of the base abstracts a hydrogen ion from water to produce the conjugate acid that is ionized. एक एग्जांपल लेते हैं हम एसिटिक एसिड का. यहाँ पे ये आयोनाइजेशन ऑफ ए वीक एसिड, एसिटिक एसिड या इसको इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं. ओके, सो हमारे पास एसिटिक एसिड है, ये आपका वीक एसिड हो गया है. तो अभी हमें क्या मिला? CH3COH will give you CH3CO minus and H plus. ठीक है, अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे क्या? एसिटिक एसिड और उसके कॉन्जुगेट बेस के बारे में. तो कॉन्जुगेट बेस क्या हुआ? एसिड है आपका CH3COOH, ये आपका वीक एसिड हो गया. उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? जो बेस यानी कि यहाँ पे वो H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है. ठीक है, तो CH3COO माइनस आपका कॉन्जुगेट बेस हो गया है. So the acetic acid and its conjugate base, the acetate anion, कौन? CH3COO minus आपका acetate anion is the conjugate acid base pair. This acid dissociation constant can be written in the following way. तो हम इसको ऐसे लिखेंगे. अब जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आती है? Ka की वैल्यू है 1.75 into 10 to minus 5, और जब हम इसका नेगेटिव लॉग लेंगे तो 4.75 आएगा. तो आप देख सकते हैं इट्स अ एसिड. ठीक है, सिमिलरली अभी हम करेंगे फिर से टू राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द Kb. अब हमने यहाँ पे क्या किया है? एसिटेट एनियन है, वाटर है, यहाँ पे वीक एसिड है और OH माइनस है. सो Kb कैन बी रिटन एज CH3COOH माइनस OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई दिस. अब इसकी क्या वैल्यू है? 1.77 into 10 to minus 10, और इसकी Pkb वैल्यू है 9.25. तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें? थोड़ा सा बेसिक वैल्यू दिख रही है. ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इन दोनों वैल्यू को आप मल्टीप्लाई कर लो. What will happen when you multiply Ka and Kb? अगेन सब कुछ कैंसिल हो जाएगा. अगर आप देखोगे तो एट द एंड में हमें क्या मिलेगा? H प्लस और OH माइनस, विच इज नथिंग बट दी वाटर का कांस्टेंट, विच इज अगेन इक्वल टू दी 10 to minus 14 at 24 डिग्री सेल्सियस, है ना? So hence pKa pKb is nothing but equivalent to pKw, and this relationship holds for all the acid base pairs and enables one pKa value to be calculated from the knowledge of the other. ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया है कि जब भी हम आयोनाइजेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एमीन्स की बात करते हैं, अगर आप उसको साथ में मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा? न्यूट्रल होगा. राइट, so biologically important examples of conjugate acid base pairs are lactic acid lactate, pyruvic acid pyruvate, carbonic acid bicarbonate, ammonium and ammonia.
So in the case of the ionization of weak bases, the most common convention is to quote the Ka or the pK value or Kb or the pKb value of the weak base itself. तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप इसको देख सकते हैं गाइज. इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर कुछ न्यूमेरिकल आता है तो ये आपको दिया जाएगा. सो डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट गो थ्रू इट एंड जस्ट सी किस तरह के एसिड कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं, बिकॉज पीके वैल्यू जितना कम होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो. ठीक है ना. आयनाइजेशन ऑफ पॉलीप्रोटिक वीक एसिड एंड बेसिस. So polyprotic weak acid and bases, they are capable of donating or accepting more than one hydrogen ion. अब तक हमने क्या पढ़ा था, पहले तो हमने वाटर का पढ़ा था, उसके बाद हमने वीक एसिड एंड बेसिस का पढ़ा. नाउ इट इज द पॉलीप्रोटिक, यानी कि एक से ज्यादा हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट या डोनेट कर सकता है. ठीक है. So each ionization stage can be represented by a Ka value using the convention that K1 refers to the acid with the most ionizable hydrogen atoms and Kn the acid with the least number of ionizable hydrogen atoms. For example, amino acids में भी हमें 2-3 वैल्यूज मिल जाते हैं, और यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉस्फेरिक एसिड लिया तो हमने देखा यहाँ पे कितने दे सकता है, वो 3 दे सकता है. तो ऑफकोर्स इट इज गोइंग टू हैव पीके वैल्यूज 3 टाइम्स. एंड फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे कैलकुलेट किया है, H3PO4 है, H प्लस H2PO4 माइनस, पहली वैल्यू 1.96. H2PO4 माइनस, यहाँ पे अगेन उसने एक और रिलीज किया है तो यहाँ पे 6.7. और जो तीसरा रहता है जो आपका हार्ड रहता है, यानी कि बहुत डिफिकल्ट रहता है टू रिमूव, दैट इज योर 12.3. तो आपने देखा यहाँ पे 3 वैल्यूज ऑफ पीके आर देयर बिकॉज इट हैज द कैपेबिलिटी टू रिलीज or to donate 3 hydrogen ions. ठीक है. So guys, this is just all about the expression, and we saw the equations which are related to the ionization of the weak acid and bases. सभी to summarize, सबसे अच्छा ये रहेगा कि अगर आप वाटर का ionization पढ़ लें, उसके जो वैल्यूज हैं वो याद कर लें. So okay guys, I'm stopping here now. Thank you for watching. और कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट के थ्रू मुझसे पूछिए. I'm always there to reply you. So thank you guys for watching. Take care.